हिंदी साहित्य के जाने माने कवि कुमार तरल जी के साथ हैं और इनके साहित्य के विषय में मैंने काफी बात किया। तो तरल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो तरल जी, इस समय कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, कलम चल रही है और क्या चल रहा है, सृजन चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। माँ शारदे की कृपा से जो लिखवाती रहती हैं, लिखता रहता है। अच्छा तरल जी, ऐसा है कि आपकी काफी कहानियां जो है, आपने अलग अलग तरीके पे पुस्तकें लिखी हर विषय पे। आपकी पुस्तक जो है उसका जो शीर्षक है, नाम जो है चांदी का जिंदा है। तो क्योंकि उसकी जो प्रेरणा थी आपको दसियों साल पहले से थी, जब आप बैंक में अधिकारी थे तो उस समय सीतापुर में हर आदमी यही पूछता था चांदिका कौन है, चांदिका कौन है। कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि आप त्रिपाठी जी से पूछिए, तरल जी से पूछिए कि चांदिका कौन है। यानी सब लोगों को ये था कि चांदिका कौन है। और जब उसके बाद आपने इस एक पुस्तक ला दिया, ये चांदिका जिंदा है, तो लोगों का समाधान भी हो गया। तो ये जो चांदिका जिंदा है, अब हमारे लोग भी पूछेंगे कि कौन है चांदिका जिंदा। जी, पहले ये कहानी मैगजीन में छपी थी, उसके बाद कुछ कहानियों ने और जन्म लिया। समाज में हम जो कुछ देखते रहते हैं या जो जीते हैं, भोगते हैं, उस यथार्थ को कहानी का रूप दे करके लिखने में बड़ा आनंद आता है। उस यथार्थ को लिखने में कई ऐसे मोड़ जीवन में आए हैं जहां अपने आप कहानियों ने जन्म ले लिया और मां शारदे की कृपा से पंक्तियां मिलती गई, भाव मिलते गए और कहानी बन गई। और धीरे धीरे 14 कहानियां बन गई और उसके बाद इसको हमने छपवा लिया। जहां तक चांदिका जिंदा है की बात है, चांदिका मेरे बटाईदार थे जो अब नहीं है। मेरी पत्नी अकेली थी माँ बाप की, तो सासू जी और ससुर जी की सेवा पत्नी के साथ, बच्चों के साथ हमने विधिवत की कई वर्षों तक। उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत था वहां, ये जगदीशपुर के पास, जगदीशपुर से जो तिलोई रोड है वहां एक पूरब गांव है, तो वहां वो घर और कुछ खेत हैं, बाग है, वो हिस्से में मिल गया था। तो एक बाउंड्री खिंचवानी थी। मैंने गांव वालों से पूछा कि वो बाउंड्री कैसे खींचे, तो लोगों ने कहा कि चांदिका से बात कीजिए। पूरा नाम उनका चंदिका प्रसाद ही था, मोर थे, बुराई मौर्य। मैंने उनसे मुलाकात की, उनको सौंपा, वो तैयार हो गए। सच बताऊं तो चांदिका को जब मैं देखता था तो उनमें मुझे अपने पिता की आभा दिखाई पड़ती थी। उनकी धोती वही गांठ तक में पहनते थे। मेरे पिता भी किसान थे और खेती बाड़ी अच्छी थी, तो मैं जब उनको देखता था तो मुझे लगता था कि ये भी किसान है, मेरे पिता भी किसान हैं। और बहुत निश्चल व्यक्तित्व चांदिका का था। मैंने उनको काम सौंपा, उन्होंने बाउंड्री बनवाई, मजदूर लगाए, जो कुछ था ईमानदारी से उन्होंने फुर्सत कर दिया। मैं चांदिका से जुड़ गया। कोई काम होता था तो मैं उनसे अनुरोध करता था, हमारा काम कर देते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे चांदिका की उम्र ढलने लगी, तो जब वो कमाते थे तो अपनी कमाई पूरा अपने लड़के को देते थे। और धीरे धीरे जब उनके शरीर की शक्ति कम हो गई तो कमाई बंद हो गई। तो फिर घर से उनका स्थान खेत पर जो ट्यूबवेल थी वहां हो गया कि अब ये घर पर तो कुछ कर नहीं सकते, ट्यूबवेल पे रहेंगे तो कम से कम जानवर वगैरह देखेंगे। जैसे वृद्ध बुजुर्ग हो जाते हैं, दरवाजे पर रहते हैं, तो उनको कोई ना कोई काम सौंप दिया जाता, और कुछ नहीं थे, यही सौंप दिया, इस बच्चे को ही संभाले रहो।
तो चानिका को भी ट्यूबवेल पर भेज दिया गया, लेकिन चानिका मेरे हृदय में बसे थे। और मैं जब खेत पर जाता था, जहां ट्यूबवेल थी उनकी, उसी के बगल हमारा खेत था, 2-3 खेत थे, एक चक थी वहां, लहोरिया चक थी, लहोरिया कहते हैं उसको, हर चक के नाम होते हैं गांव में। तो जब मैं वहां जाता था तो दूर से हमको चानिका देख लेते थे। खेत के मेड़ पर जब जाता था, उनके करीब में पहुंचता था, बैठ जाता था, उन्हीं के साथ हालचाल पूछता था। हर बार जब भी मिलता था उनको कुछ न कुछ, वो बहुत स्वाभिमानी थे, हमसे कुछ लेना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जो देता था कुछ समझा बुझा करके स्वीकार करा लेता था, मैं दे देता था। मुझे अच्छा लगता था कि मैंने इनको कुछ दिया। चला आता था। धीरे धीरे चानिका की उम्र ढलती गई। आंख पर का चश्मा जो उनके था, वो डंडी टूटी हुई हमको मिली जब उसके बाद गया एक बार, तो उसको उन्होंने तागे से बांध रखा था। मैंने कहा कि ये कैसे टूट गया और इसको बनवाया क्यों नहीं? तो अपने लड़के के विषय में कहने लगे कि जब तक भैया कमाई थी देता था, अब तो कमाई तो है नहीं, कहीं कैंप में ले जाकर के आंख का ऑपरेशन करा दिए हैं, अब ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, डंडी टूट गई है। कहा तो एक बार, लेकिन इसकी डंडी लग नहीं पाई। और ये अब मैंने तागा बांध लिया है, इसको कान पे लगा लेता हूं, ठीक है, काम चल रहा है हमारा। मैं यहाँ तो हमने पूछा कि ये खाना पीना, तो कहीं आ जाता है, यहीं यहीं खा लेते हैं और यहीं रहते हैं। मैं काफी देर तक बैठता था उनके साथ, मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद में चला आया। काफी दिन, 2-4 महीने के बाद मैं जरूर जाता था। और जब मैं गांव जाता था तो चाहे अपने पैतृक गांव जाऊं अमेठी, चाहे यहां ससुराल जाऊं, मैं अपने एक एक खेत पर पहुंचता हूं और खेत का पूरा चक्कर लगाता हूं। मेरे पर कभी कभी बटाई वाले साथ मेरे लग जाते हैं, नहीं लगते हैं तो मैं अकेले घूमता हूं। मेरा मानना है कि खेत का गोसाई जो है उसको कम से कम 24 घंटे में एक बार अपने खेत के मेड़ पर जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए। खेत कुछ बोलता है, खेत कुछ कहता है, खेत कुछ मांगता है और खेत कुछ देता है। तो जो प्राप्त करते हैं आप, तो तार जुड़े हुए हैं, तो हाल चाल ले लेना चाहिए। मैं जाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है खेतों पे टहलना। काफी दिन के बाद जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनका लड़का सिर मुड़ाए हुए है और चुपचाप दरवाजे पर बैठा है। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? लल्लू नाम है उनके लड़के का। मैंने कहा क्या हुआ लल्लू? तो बताया कि क्या बताएं, बाबू चले गए और ऐसे समय में चले गए कि हम ठीक से अपना प्रिपेयरमेंट भी नहीं करवा पाए उसी बवाल में। मैं कुछ बोला नहीं। मैं वहां से चला खेत की तरफ, क्योंकि भले वहां चानिका नहीं थे, लेकिन मैं महसूस करना चाहता था कि मैं जाके देखूं। मैं और कुछ पूछ नहीं पाया उससे। और रास्ते पर मैं ये सोचता रहा कि पुत्र कितना स्वार्थी होता है कि पिता मर गया, पिता चला गया, तो भी वो कह रहा है कि ऐसे समय में गए कि मैं उस समय प्रिपेयरमेंट भी नहीं करवा पाया, हमारा नुकसान हो गया। मतलब पिता मर गया, उसकी चिंता नहीं है, प्रिपेयरमेंट नहीं करवा पाए, वो कष्ट पुत्र को था। मैं रास्ते भर सोचता रहा, खेत पर गया, मैं उस ट्यूबवेल पर गया। अजीब सा सन्नाटा कचोट रहा था। देखा मैंने, मुझे चानिका नहीं मिले। काफी देर तक मैं खड़ा रहा, सोचता रहा। इस तरह कोई पुत्र पिता के साथ न करे और किसी भी पिता की किस्मत इस तरह न रहे, परिवार में उसका सम्मान रहे, मान रहे।
मैं लौट आया। कुछ दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद एक बार गया तो उनका लड़का मुझे ट्यूबवेल के पास मिल गया। मैं कुछ बोला नहीं, मिल करके चला आया। और 1 साल के बाद जब मैं फिर गया तो फिर उनका लड़का हमको वहीं मिल गया। हमने कहा कि कहो भाई, चानिका वाली जगह पे। चानिका वाली जगह पर लल्लू मिल गए हमको। हमने कहा क्या बात है, कि भैया यहाँ रहते हैं। तो हम कहे खाना पीना, तो कहे आ जाता है या जा करके खा आते हैं। हमने कहा, और उनके 4 लड़के हैं। खैर, स्थिति उनकी भी उन्हीं चांदिका की तरह हुई। उनका ऑपरेशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, ट्रॉमा सेंटर में। मैं देखने भी गया था। अब वो बहुत अस्वस्थ रहते हैं, सांस में उनकी धौंकनी चलती है। हमको ट्यूबवेल पर मिल जाते हैं, कभी कभी दरवाजे पर भी मिल जाते हैं। अधिकतर ट्यूबवेल पे रहते होंगे। हाँ, खेत पर है, क्योंकि ट्यूबवेल के पास एक खेत है तो उसमें कुछ ना कुछ मोर है ना, मुराई लोग कुछ ना कुछ बोते रहते हैं, बैठे नहीं रहते, उसमें कमाते हैं ट्यूबवेल से। वहां हमको मिलते हैं। और मैंने उसी भाव में एक कहानी लिख डाली कि चानिका मरे नहीं हैं। आप देखेंगे तो लगभग हर परिवार में नहीं होंगे तो 4-6 परिवार में, 1 आध परिवार में आपको चानिका मिल जाएंगी। अच्छा, अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चानिका नहीं, ना हो, यानी हर घर में ना हो। ना ना ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ना चानिका की तरह पिता कोई हो, ना चानिका के बच्चों की तरह कोई हो। मैं चाहता हूं कि न चानिका रहे ना उनके बच्चे इस तरह से व्यवहार करें। मैंने लिख डाला कहानी। और उसके बाद एक नेताजी वहां गांव के हैं, वो जब जाते थे मिलते थे, अब वो नहीं रहे। मैंने उनके ऊपर कहानी लिखी। और ये इस कृति में 14 कहानियां हैं और सभी कहानियां समाज से जुड़ी हुई हैं। तो एक कहानी के बारे में हल्का हल्का सा बता दीजिए आप। जी हाँ, मैं बता रहा हूं। सभी कहानियों में एक जीवंतता है, यथार्थ है। अच्छा, एक बहुत भारी साहित्यकार ने जब आपकी कहानी देखी, जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान के जाने माने बहुत भारी साहित्यकार हैं, जी, तो उन्होंने कहा था ये मुंशी प्रेमचंद जी, 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 की टक्कर की कहानी है। देखिए, जो लोग पढ़ते हैं इन कहानियों को, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भी ग्रामीण परिवेश आप पाएंगे, वेदना पाएंगे, संवेदना पाएंगे, यथार्थ पाएंगे, जीवंतता पाएंगे, समाज की विद्रूपता पाएंगे। पूरा आईना देखने को मिलता है मुंशी प्रेमचंद की। मैं उनको नमन करता हूं, मैं तो उनके चरणों की धूल की बराबर भी नहीं हूं, लेकिन इन कहानियों में आपको कुछ न कुछ उसकी आभा मिलेगी। समाज मिलेगा, समाज की संवेदना वेदना मिलेगी, आपको उनकी करुणा मिलेगी। और इसमें पहली कहानी है भैया मुझे बचन दो। एक ऐसे बहन की कहानी है जो अपने ससुराल जाती है और वो नहीं चाहती है कि मेरे ससुराल के विषय में भाभी जान पाए, क्योंकि एक प्रकार का स्वाभिमान होता है बहनों का कि वो जैसे भी हो अपने ससुराल में रहेंगी, लेकिन भाभी के ताने और भाभी को, तो इसीलिए वो अपने भाई से कहती है, जब भाई जाता है तो कहती हैं कि भैया मुझे वचन दो कि यहाँ की स्थितियां मेरी भाभी से मत कहना। अच्छा, स्वामी जी भटके। स्वामी जी भटके एक ऐसी कहानी है। जब मैं दूसरी कहानी है ये दूसरी कहानी है। मैं बैंक ऑफिसर था तब। उस समय मैं झांसी मंडल के 6 जिले देखता था। मैं लॉ ऑफिसर मैनेजर लॉ की पद पर था, प्रबंधक विधि, कानूनी मामले देखता था, सभी ब्रांचों में जाना पड़ता था। मैं एक बार मौदहा जा रहा था, तो मौदहा जा रहा था तो उस दिन पता नहीं बस की स्ट्राइक थी या क्या थी, कोई बस जा नहीं रही थी, इक्के दुक्के बस जा रही थी। तो जो महोबा की तरफ जाती थी वो मौदहा उतार देती थी। मैं हमीरपुर गया, मैंने हमीरपुर में बैंक में अपना कागजात वगैरह देखा, कुछ फाइलें देखी, उसके बाद मैं मौदहा के लिए चल पड़ा। और मौदहा से दूसरे दिन हमको महोबा की तरफ जाना था।
तो जब मौदहा गया तो कोई साधन नहीं मिल रहा था। संजोग से एक जीप जीप क्या कहिए, बोलेरो टाइप की गाड़ी थी, आगे खड़ी थी। वो आया हमारे पास, कहा चलिए कहाँ जाना, हम कहा मौदहा। तो एक माप तोल निरीक्षक भी थे बेचारे, वो भी फंसे थे, कहे आइए बैठिए। गए, दोनों ब्रीफकेस वहां से उठा करके उसने पीछे रख दिया। पीछे नेता टाइप के 2-3 लोग बैठे थे, 2 लोग, हमको दोनों लोगों को आगे बैठा लिया। और उसके बाद उसमें गाना बजने लगा जोर जोर से, जान पड़े कि वो उसमें एक ही आवाज आती थी, स्वामी जी भटके। और उसके बाद जैसे 3 बजे इस तरह भड़ 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 बजने लगता। तो मैंने कहा भी कि भैया ये गाना बंद करो। तो ड्राइवर ने कहा कि अभी आप शांत रहिए, देखेंगे आपकी आगे चल करके बहुत अच्छा गाने, अच्छे अच्छे गाने हैं इस कैसेट में, आप सुनते जाइए। और थोड़ी देर के बाद आगे पुल पड़ा और पुल के पास गाड़ी उसने रोक दी, नदी बह रही थी नीचे, और कहा कि अब आप लोग यहाँ उतर जाइए क्योंकि वो लाइसेंस हम भूल गए हैं और मुझे लाइसेंस लेने जा रहा हूं। उन्होंने पूछा कि कभी लाइसेंस लिए हो पीछे वाले से? कहीं लाइसेंस ड्राइवर रखा कि हम रखेंगे? क्या भाई गाड़ी से उतरिए, हम लाइसेंस लेके आ रहे हैं। हमने कहा कि हम तो नहीं उतरेंगे और हमको वहीं ले चलो हमीरपुर स्टेशन, बस स्टेशन। तो उसने कहा कि आप उतर रहे हैं कि आपको जो है दूसरे रूप में उतारे, हम इतनी देर नहीं लगाते, उठा करके फेंक देते हैं ऊपर से। तो सीधे हम नीचे उतर गए। हमने समझ लिया कि स्थिति जो है वैसी है, वो भी नहीं उतर आए। बाद में गाड़ी चली गई, हम वहां से मौदहा गए। और मौदहा जब ब्रीफ केस खोले हैं तो उसमें का सारा कैश लिफाफे में जो था वो सब गायब हो चुका था, जो पैसे थे। और यही नहीं, दूसरे दिन महोबा गए तो हम उनसे मिले, ढूंढते ढूंढते उनका भी पैसा जो है ब्रीफ केस से गायब था। तो इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं कभी भी। तो इस पे एक कहानी निकल गई, स्वामी जी भटके, और पूरी कहानी आप पढ़िएगा। और तीसरा है नेताजी। नेताजी जो है हमारे ससुराल में एक नेताजी, उनका पूरा नाम था रामशंकर पांडे जी। आप पढ़िएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। नेताजी हमसे शुरू में बचपन से, जब हमारी शादी हुई उसके बाद से जुड़ गए थे। लखनऊ जब पढ़ने के लिए आए तो यहाँ हमारा साथ था उनका। और नेताजी सचमुच नेताजी थे, उनका व्यक्तित्व अद्भुत था और वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। अच्छा। और उसके बाद की कहानी है चिकोटी 7 लाख की। ये क्या है इसका मतलब? ये आप पढ़िएगा तो, क्योंकि पूरी कहानी व्यक्त करना संभव नहीं है। 2 लाइन में तो बताइए। चिकोटी 7 लाख की है। ढूंढते ढूंढते अपनी बेटी के ब्याह के लिए वो गया पिता। तो बाद में वहां उसने बातचीत किया और उसने जब दहेज वाली बात आई तब उसने ये नकद मांग लिया कि हमको ये पैसा चाहिए, हमको 7 लाख तो नकदे चाहिए, बाकी और चीजें चाहिए। तो इसी पर हमने दहेज प्रथा पर हमने लिखी है चिकोटी 7 लाख की। और अच्छा, आपकी कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ समाज को संदेश भी है? नहीं, समाज को संदेश भी है और यथार्थ है, जीवंतता है। और हर कहानी देखिए, आपका सृजन अगर उद्देश्य परक नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई संदेश नहीं है, तो फिर वो सृजन में मजा नहीं आती। हमारी कहानी में संदेश भी है, उद्देश्य भी है। ये कौन सी कहानी है? ये तो मैं कैसे बताऊं, ये सेमाऊ की शादी, श्यामा मेरी पत्नी का नाम है। और मेरी जो शादी हुई थी मैंने उसी पे लिख डाला है। उस समय कैसे शादी होती थी और कितनी विसंगतियां होती हैं, संयुक्त परिवार में क्या स्थितियां होती हैं, ये आप इस शादी में, उस समय के दूल्हे की क्या भावनाएं होती हैं, मेरी क्या भावनाएं थी, उन भावनाओं को कैसे कुचला गया है, कैसे मेरी शादी हुई है, ये सब इसमें है। ये समर्पण है। और ये भी कहानी बहुत अच्छी है कि आप किसी पार्टी के प्रति समर्पित रहिए और उसके बाद अपने ही बच्चे के ट्रांसफर के लिए आप वहां प्रयास कीजिए और आपको दौड़ा रहे हैं और उसके बाद ट्रांसफर तक नहीं करा पा रहे हैं, तो समर्पण का क्या मूल्य है? अच्छा, उस पे कहानी है? उस पे है। कार्यकर्ता बन करके किया उसने, लेकिन उसके बच्चे का नहीं हुआ। चानिका जिंदा है इसके बाद वाली कहानी है, मैंने बता ही दिया। ये आतिथ्य है। जब मैं इंटर में पढ़ता था, एक दिन बरसात हुई तो रास्ते में मुझे आश्रय कहीं नहीं मिला और रात में इस तरह बरसा 7 बजे रात तक मैं घर से करीब 11 किलोमीटर पढ़ने जाता था, रणवीर इंटर कॉलेज अमेठी घर से।
तो इतनी दूर पड़ता था, रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। रात हो गई तो एक गड़रिया के घर में मैं रुका, और उस गड़रिया ने जो हमें खिलाया है वो स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं मिला है। जिस प्रेम से उसने खिलाया था मुझको, मोटी मोटी रोटी थी और कद्दू की सब्जी, कद्दू भी पका हुआ था, और बकरियां पाले थे, वो उस बकरी का दूध था। लेकिन उस तरह की कद्दू की सब्जी और उस तरह की रोटी अब भी कोशिश करता हूं। पत्नी से भी मैंने कहा, लेकिन आज तक उस तरह का स्वाद हमको नहीं मिला। मैं रात भर रहा और दूसरे दिन बस्ता लेकर के मैं अपने घर प्रस्थान किया था। घर वाले सोच रहे थे कहाँ है, लेकिन रात बरसात हो रही थी, मैं जा नहीं सकता था, उसके यहाँ रुक गया। इसके बाद ये कहानी है अगली, दिवाली पूतों वाली। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। जिसके पुत्र हैं दो दो, उसकी दिवाली कैसे गुजरती है, कैसे वो रास्ता देखता है पिता और उसकी माँ कि आज मेरा पुत्र मेरे घर आएगा, दिवाली है। और दिवाली का पूजन भी हो जाता है, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाता है। जब गेट खटकता है तो माता पिता को लगता है कि मेरा पुत्र आया है मिठाई लेकर के, मेरा पुत्र आया मुझसे मिलने के लिए दीपावली में। तो ये उस पे है। कुछ कहानियां ऐसी हैं कि मैं उन पर बोल नहीं पाता हूं तिवारी जी, वो बहुत मार्मिक हैं, और आप पढ़िएगा तो आपको आनंद आए। दिवाली भूतों वाली, ये कहानियां सब आपके यानी इर्द गिर्द किसी मित्र की हैं, किसी रिश्तेदार की हैं, कुछ आपके हैं, कुछ मेरे भी इर्द गिर्द की हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे आप स्कूल में से आ रहे थे, बहुत हाँ, वो है आतिथ्य है। और वो स्वामी जी भटके जब मैं अधिकारी था, नेताजी मेरे साथ जो कुछ रहा है, और कुछ ऐसे हैं कि जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया, मेरा हृदय द्रवित हुआ। तो मां शारदे को मैंने ध्यान किया और उन्होंने कहानी दे दी, शब्द दे दिया, अक्षर दे दिए। अच्छा, जैसे कहा जाता है कवि जो है बिल्कुल सच बोलता है, तो अगर जैसे आप अधिकारी थे, इतने भाई अधिकारी थे, कई जिले 6 जिले आपके अंडर में आते थे, और आपके साथ वहां पे उस एरिया में आपके साथ एक तरीके से चोरी हो गई आपकी बिर्फ केस की। हाँ। लेकिन आपने उसे सच्चाई बताया लोगों को कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने क्यों बताया? इसमें एक संदेश जाता है, ऐसे नहीं मेरा जो गया गया, ठीक है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अपरिचित गाड़ी में कभी भी आप यात्रा न करें। भले उस जगह रुक जाएं, आप वापस अपनी रिश्तेदारी में चले जाएं, लेकिन अपरिचित गाड़ी में शाम हो जाए या दिन में ही सन्नाटे में आप यात्रा न करें। आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, आपका सामान लूट सकता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जैसे मैं तरल जी, ये है कि बहुत से लोग जो है जो अपने बीतती है उसे बताते नहीं, लेकिन आप खुल के बताते हो। नहीं, इसलिए बताता हूं कि बाकी लोग सावधान हो जाएं। नहीं, सावधान होने, लेकिन आप ही अपने बताते कि मेरे साथ हुआ है। हाँ हाँ, हुआ है, छिपाते नहीं है। नहीं, छिपाने की क्या बात है। जो विसंगतियां आपके जीवन में घटी हैं, अगर आप उसको बताते हैं तो लोगों का कल्याण होता है, वो सतर्क होते हैं, सावधान। कवि साहित्यकार का धर्म क्या है? कवि साहित्यकार का धर्म जगाना है जी। वो आगे ये कहानी। हाँ, एक चीज मैं और आपसे तिवारी जी कह रहा हूं कि जो जाग रहे हैं उनको जगाना बहुत आसान है। सॉरी, जो सो रहे हैं उनको आप ऐसे जगाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे वो। तो जो सो रहे हैं उनको जगाना आसान है, लेकिन जो जाग रहे हैं फिर भी सोए हुए हैं, उनको जगाना बहुत कठिन है। मातृभक्ति पितृभक्ति, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप देखिएगा, जो लोग कुत्ते पालते हैं और वो सुबेरे लेकर के दौड़ाते रहेंगे, घर में माता पिता एक कप चाय के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन वो जब तक कुत्ते की सेवा नहीं कर लेंगे, पार्क में घुमाते रहेंगे, सब कुछ रहते, माता पिता बुजुर्ग घर में बैठे हैं, लेकिन वो लेकर के एक स्टेटस सिंबल हो गया सबका। आप घर में देखिए, किसी घर के चले जाइए, घर में मंदिर होगा, इंसान रहते हैं, लेकिन बाहर लिखे रहेगा कुत्ते से सावधान। अरे भैया, उसमें इंसान रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पालिए कुत्ता, लेकिन ये कि परिवार भी देखिए। आप सिर्फ कुत्ते नहीं, माँ बाप अगर घर में हैं तो उनको भी पहले देखिए, उनकी व्यवस्था देखिए। ये नहीं कि 8-9 बजे तक आप टहला रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं। आप ये कहानी में ये यथार्थ पाएंगे। जी हाँ, एक है मुखाग्नि। ये गजब की कहानी है।
2 लाइन बता दीजिए इसके बारे में। मैं बता रहा हूं, मुखाग्नि कहानी ऐसे पुत्र की है जो विदेश में है, हालचाल नहीं ले पा रहा है, पिता मर जाता है, फोन जाता है तो भी नहीं आ पाया, और आ पाया तब जब पिता का शरीर राख में तब्दील हो चुका था, और मुखाग्नि दी तो बेटी ने दी। ये है। और आजकल देखिए आप समाज की विसंगतियां देखिए, कितनी बेटियां जो हैं कंधा दे रही हैं और अपने माँ बाप को अंतिम संस्कार कर रही, बेटियां सेवा कर रही हैं। एक कहानी है मुंह नोचवा। ये मुंह नोचवा ऐसा है कि जो अफवाहें नहीं होती थी जी, वो थप्पड़ मार आया कि मार के चला गया, मुंह नोचवा। तो उसी तरह मुंह नोचवा है कि आप इसको देखेंगे तो ये आंख को खोल देने वाली कहानी है। आप इसको पढ़ेंगे तो मुंह नोचवा वगैरह कुछ नहीं होता, ये एक साजिश होती है, एक भ्रम फैला के अफवाह फैलाया जाता है कि डर हो, दहशत हो, और लोगों का ध्यान जो है इधर उधर बटे, समाज बदनाम हो, परिवार बदनाम हो, सरकार बदनाम हो, देश बदनाम हो जी। तो कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं। शक्तियां क्या होती अच्छा, हैं? मुंह नोचवा तो एक समय काफी फेमस हुआ था। भी फेमस हुआ था, और वो कुछ नहीं है, वो कुछ जो शरारती दिमाग के लोग हैं ना, उनकी साजिश थी। और बात अब इस समय क्यों नहीं मुंह नोचवा, इस समय नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि यथार्थ है। ये कहानी एक ऐसे प्रकाशक की है कि जिसने साहित्यकार से सारा पैसा ले लिया और समय पर कहा था किताब छाप करके देने के लिए, लेकिन छाप कर दिया भी नहीं, और साहित्यकार उनके घर भी गया था, ठीक से एक कप चाय भी नहीं पिलाया, और उसके बाद पैसा पूरा ले लिया, और समय पर जब किताब मांगा साहित्यकार ने तो उन्होंने कहा कि पहले पैसा तो दे दिए तब तो आपको किताब दे दें। अब साहित्यकार कह रहा है कि पैसा तो उस दिन मैंने आपको दे दिया। अब वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं, मैं पैसा कहां आपने दिया। तो साहित्यकार को अपने बच्चों की कसम खानी पड़ती है कि नहीं, मैंने पैसा आपको दिया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तब जब कसम खाते हैं तब वो प्रकाशक कहता है कि जब आप बच्चों की कसम खा रहे हैं तो आपने दिया ही होगा। इस तरह के भाव भूमि पर यह कहानी है। आप पढ़ेंगे, ज्यादातर कहानियां ऐसी हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये यथार्थ है इस कहानी में। श्रद्धांजलि कहानी है लास्ट में, क्योंकि बाद में जब किताब छाप करके जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती हैं कि आपने समय पे किताबें नहीं दी, लेकिन अब वो नहीं है, और इस दुनिया में अब वो नहीं है। अच्छा, जो जब किताब लेके जाते हैं तब तक उस साहित्यकार की मृत्यु हो जाती है, और पैसा उनको दिए रहता है लेकिन वो झूठ बोल देते हैं। आप पढ़िएगा तो इसमें, क्योंकि हर कहानी के प्रति सार संक्षेप में भले थोड़े में बता दें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तभी आनंद आएगा। ये कहानी है मृग तृष्णा जी। ये कहानी भी यथार्थ है। ये कहानी ऐसी कहानी है कि एक ऐसा आईना है कि आदमी की जिंदगी में जो पाना चाहता है, संघर्ष के बाद जो पद पाना चाहता है, उस पद को पाने में कितनी विसंगतियां आती हैं। और ये कहीं ना कहीं मेरे ही इर्द गिर्द ये कहानी है। मैं भी बैंक में असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर था। मैंने LLB की तो बैंक में प्रबंधक विधि की वांट निकली, मैंने भरने के बाद मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन वो प्रतीक्षा सूची में हुआ, जबकि बैंक में जगह खाली थी। वो लड़ाई में लड़ता रहा और बैंक में पोस्ट खाली थी। बाद में हमको कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट से मुझे निर्णय हुआ है कि जब ये वहीं सर्विस कर रहे हैं और पद खाली है, ये अधिकारी हैं और सारा कुछ इनके फेवर में है, तो फिर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। तो हाई कोर्ट ने मुझे न्याय दिया और मैं प्रबंधक विधि बना। तो उस पद तक पाने के लिए मुझे जो जो करना पड़ा है, मेरी तृष्णा
कि मैं प्रबंधक विधि बन जाऊं, तो जो जो कार्यवाही मुझे करनी पड़ी है वो सब इसमें लिखा हुआ है। आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपने पूरी कहानी आपने लिखी है इसमें जी। अलग अलग उस पे, जी। तो क्या संदेश देना चाहते मैं इसमें ये संदेश देना चाहता हूं, समाज में विसंगतियां बहुत हैं और दूध का धुला कोई नहीं है, कमियां सबके अंदर हैं, लेकिन जहां कहीं भी कोई ऐसी स्थितियां आ जाएं उस पर सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी कोई विषम परिस्थितियों में सोच समझ करके कदम उठाएं, अन्यथा स्वामी जी भटके जैसी स्थितियां आएंगी। और भी कितनी कहानियां हैं, मान सम्मान के लिए है इसमें। इन कहानियों में जो यथार्थ है वो पढ़ करके ही समझा जा सकता है। आप पढ़ेंगे कि चाणिका जिंदा है तो आपको आनंद पूरा आएगा। ये है कुमार तरल जी, जिन्होंने अपनी पुस्तक चाणिका जिंदा है के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से इन्होंने जीवन को, पूरे जीवन को जिया है। यानी एक आदमी के, ये कहीं ना कहीं अगर इस किताब को हम आप पढ़ते हैं तो इसमें कोई ना कोई कहानी उसके जीवन में जो घटना घटी है उससे मिलती जुलती आपको दिख जाएगी। ये आईना है जीवन का, जिसे कुमार तरल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। और जो भी हमारे इनसे मेरी बात हुई है, ये न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी, हमारे चैनल को भी शेयर कीजिए लोगों में इसकी न्यूज को। और बाकी सब आप जनता जनार्दन है और त्रिपाठी जी ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी इसमें लिखी है। आपको चाहे साहित्य कहीं से मिले, लेकिन साहित्य आप पढ़िए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।